नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, रात के 9 बज गए हैं और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला। आज क्या कुछ होगा खास? दुनिया भर की पाबंदियों से घिरा रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और तमाम यूरोपीय देशों ने रूस को घेरने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का पहाड़ खड़ा कर दिया है और दुनिया इंतजार कर रही है कि पुतिन क्या करेंगे, पुतिन क्या करेंगे। क्या पुतिन को रोकना या पीछे धकेलने के लिए यह प्रतिबंध काफी है? ये समझेंगे प्रतिबंधों का रूस पर कितना होगा असर। सवाल सबसे बड़ा यही है, जब पुतिन इतना बड़ा कदम उठा चुके हैं तो जाहिर है उन्होंने तगड़ा आकलन भी तो किया होगा। इस संकट से निपटने के लिए रूस के पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या इंतजाम हैं, वो भी समझेंगे। यूक्रेन संकट पर भारत की सधी और संतुलित चाल है। भारत के इस सधी चाल की रूस ने खुलकर तारीफ भी कर दी है। आखिर भारत बाकी देशों की तरह क्यों रूस के खिलाफ नहीं जा रहा? ऐसे में वो अमेरिका को कैसे साधेगा, ये भी समझेंगे। ये तमाम खबरें आज जो होंगी वो यूक्रेन और रूस विवाद से ही जुड़ी हुई हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बताएंगे आपको कि क्या ये बज गया है विश्व युद्ध का सायरन। यूक्रेन ने पूरे देश में लगा दिया है आपातकाल। रूसी संसद ने पुतिन को सैन्य बल प्रयोग की मंजूरी दी है। यूक्रेन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दे दिया है। जो बाइडेन ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने अपने साथ जर्मनी को भी जोड़ लिया है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चीन जो है वो भड़का हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिससे आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। False justification to act against Ukraine. В противном случае вся ответственность. क्या अमेरिका समेत दुनिया भर के प्रतिबंध रूस के इरादों को रोक पाएंगे? क्या पश्चिमी देशों की एकजुटता रूस पर दबाव बना पाएगी? क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कोशिश रूस को झुका पाएगी? तो इसका सीधा और सटीक जवाब ये है कि रूस को थेले भर का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा रूसी संसद ने पुतिन को देश के बाहर सेना भेजकर हमला करने की इजाजत दे दी है। पुतिन ने यूक्रेन को धमकी भरे लहजे में साफ साफ कह दिया है कि वो नेटो देशों में शामिल होने का इरादा छोड़ दे। इसका समाधान तभी निकलेगा जब वो रूस की बात मानेगा। В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас. И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом пути. पुतिन ने इसके अलावा यूक्रेन से अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है। साफ है, रूसी राजनयिक लौट रहे हैं और रूसी सैनिकों से भरे टैंक यूक्रेन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने से बेहद हताश हैं। हैरान परेशान जेलेंस्की फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जैसी मदद उनको चाहिए वो इतना आसान नहीं है। रूस की इस कार्रवाई से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के 27 देश खून के घूंट पीकर बैठे हैं। वहीं अमेरिका के प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इसे आक्रमण करार दिया है। The sanctions directly target individuals and companies involved in these actions. They target banks that finance the Russian military apparatus and constitute and contribute to the destabilization of Ukraine. We're limiting the Russian government's ability to raise capital on the EU's financial markets. We will make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive actions. On Nord Stream 2, I think the German government is absolutely right. Nord Stream 2 has to be assessed in light of the security of energy supply for the whole European Union. Because this crisis shows that Europe is still too dependent on Russian gas. लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और नेटो का अगला कदम अब क्या होगा? रूस के फैसले को नाकाम करने के लिए क्या सैन्य कार्रवाई कर पाएगा अमेरिका? फिलहाल इसमें संदेह दिखता है, क्योंकि पुतिन ने पहली बाजी मार ली है और इसकी तस्दीक कर दी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जीनियस का तमगा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट से तो आपने समझ लिया, लेकिन इसे और विस्तार से समझना जरूरी है। हमारे साथ इसे समझने के लिए, समझाने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गौतम गांगुली और रक्षा विशेषज्ञ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों ही का। गांगुली सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे संकट का भविष्य क्या देख रहे हैं आप दुनिया के मद्देनजर? अनुराग, इस संकट जो अभी यूक्रेन और अमेरिका के, रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में चल रही है, एक लंबे समय का संकट चलेगा। अभी तक वैसे जो संकेत मिल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने वाला है, शायद जमीन पे वो उस स्थिति पे नहीं है। अभी रशिया के पास जो उसने पहल की है उसके फायदे मौजूद हैं, और जब तक बिल्कुल ही रशिया के पास सारे के सारे ऑप्शंस खत्म ना हो जाए, शायद यूक्रेन के ऊपर वो अभी फिलहाल आक्रमण नहीं करेगा। अनुराग जी, मैं लौटूंगा आपके पास गांगुली जी। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये अभी अभी हमने रिपोर्ट में देखा और हम लगातार सुबह से सुनते भी आ रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को जीनियस कहा है। क्या आप भी पुतिन को जीनियस मानते हैं? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जी हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जीनियस बताया है, तो मतलब ये नहीं है कि हम भी उस भीड़ चाल में शामिल हो जाए, हम भी बोले हाँ वो जीनियस है। जी हाँ, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर रशिया चाहती तो 2014 में जब उसने क्रीमिया पे हमला बोला था, उस वक्त के यूक्रेन पे हमला बोल के उसको कर सकती अपने काबू में, ठीक है। अब रशिया ने क्या करा, क्रीमिया पे हमला कर लिया, उसको ले लिया। अब रशिया चाह रहा है कि वो उसमें शामिल हो जाए। जैसे कि आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि पीओके हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया जी। अब वो आइडेंटिफाई तो नहीं होता ना कि भाई वो उनके कब्जे में है कि हमारे कब्जे में है। उसी तरीके से कि रशिया चाह रहा है कि वो पहचाने लोग कि वो सिर्फ उनके कब्जे में है। अब कल तक अनुराग बात ऐसी थी कि इसको मैं कह रहा था ये हाइब्रिड वॉरफेयर है और कुछ नहीं है। हाइब्रिड वॉरफेयर में दुश्मन के टांग वांग हाथ रोड़ के उनको घुटनों के बल लाया जाता है, तो वो सुनेंगे नहीं, तो वो मानेंगे नहीं बात। अब आज सुबह से मैं थोड़ा अपनी राय, अपनी हल्की मैं हालात वहां पे और बिगड़ते देख थोड़ा बदल रहा हूं।
देखिए बात ऐसी है कि रशिया जो है ये व्लादिमीर पुतिन जो जीनियस तो मैं पता नहीं, मगर हाँ ऐसा नहीं कि इतने जोश में हरकत कर दी कोई ना, काफी ये 8 साल इंतजार करा, काफी वेट किया, एनालाइज किया, सिचुएशन को देखा, और कल तक मेरे ऐसा वाला 4 बजे थी जिसको मैं ये कह रहा था कि ये रशिया दरअसल यूक्रेन पे हमला नहीं बोलेगी, और ये 4 बजे क्या थी, ये वजह थी पहली बात, हम सब अमन शांति चाहते हैं भाई, कौन नहीं चाहता है। तो अच्छा दूसरी बात, जो नेटो एक्ट है उसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी नेटो अलायंस पे हमला हुआ तो सारी नेटो अलायंस इकट्ठा होकर यूनाइट होकर उसके खिलाफ जाएंगी और एक निजी हमला अपने पे समझेंगी। तो बिल्कुल एक तरफ से रशिया के खिलाफ सब लोग विपक्ष में हो जाते रशिया के। तीसरी बात देखिए, ये कोरोना काल का टाइम है, ये इकोनॉमी डाउन है, और इसमें कोई आप जाके इकोनॉमी वैसे ही डाउन है, आप इकोनॉमी और डाउन करेंगे युद्ध करके, तो ये इसमें। और चौथी बात ये थी, मैं आपको ले आता हूँ लेट 1960 और मिड 60s में, जब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ हिंदुस्तान के फील्ड मार्शल जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था क्या हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है चीन पे हमला बोलने के लिए, उन्हें ईमानदारी से साफ बात कह दी थी। देखिए बात ऐसी है कि अभी ना बर्फ पिघल रही है उस हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, यानी होमवर्क करके पुतिन साहब ने यूक्रेन के साथ ये बर्ताव किया है, जल्दबाजी में कुछ नहीं किया। मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि नेटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। विवाद यह है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश पश्चिमी देशों के संगठन नेटो का मित्र बने, और वो भी ऐसा देश जो उसी का हिस्सा रहा हो कभी। तो देखिए मुसीबत में उसकी सीमा तक आ जाए, ये भी उसको डर है। लिहाजा रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। रूस ने ब्लैक सी में भी अपने युद्धपोतों को तैनात किया है जो खतरनाक मिसाइलों से लैस है। 2014 में रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर में बेलारूस रूस का दोस्त है, वहां भी उसने युद्धाभ्यास के लिए सेना भेजी है जो यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 200 किलोमीटर दूर है। यानी रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी क्रांति के नायक लेनिन एक बार फिर कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नेटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। दरअसल यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुटों में बटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। इस बीच नई सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिनके मुताबिक रूस ने 100 से ज्यादा वाहन भी बॉर्डर पर लगा रखे हैं। ये देख रहे हैं आप, कितने सारे वाहन आप देख रहे हैं, ये रूसी वाहन। वहीं अपनी सेना के इलाज के लिए रूस ने सीमा पर अस्थायी अस्पताल भी बना लिए कि भाई युद्ध हुआ तो फिर अस्पतालों का भी इस्तेमाल करना उसे पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर से सटे मोइजर इलाके में रूस ने हेलीपैड का भी निर्माण कराया है। ये नई सैटेलाइट इमेज अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने 22 फरवरी को जारी की है। इस इमेज में भारी संख्या में रूसी सैनिकों के तंबू भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा उनके तंबू लगे हुए हैं और ये बख्तरबंद गाड़ियां आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। सेना के लिए हॉस्पिटल्स भी यहां पर बनाए गए हैं। आइए अब मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ शाह साहब भी जुड़े हुए हैं, गांगुली साहब भी जुड़े हुए हैं। गांगुली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की तैयारियां रूस ने करके रखी हुई हैं यूक्रेन के चारों तरफ, उसे देख करके साफ तौर पर शाह साहब की बात सही साबित होती है कि जल्दबाजी में रूस ने कुछ भी नहीं किया है, बाकायदा होमवर्क करके उसने रूस पर चढ़ाई करने का मन बनाया है। जी अनुराग, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जल्दबाजी में रूस ने कुछ नहीं किया है।
जो उनकी सामरिक नीति है, जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज हैं, वो सब जमीन पे नजर आ रही है। इसके पहले भी रूस अपने पड़ोसी देश के बॉर्डर में एक्सरसाइज करता रहा है और इस बार भी उसने इसी चीज का उसने पर्दे के पीछे कहा कि हम लोग एक्सरसाइज में गए हैं। लेकिन जो आपने अभी बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एचलॉन जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह को आगे लेके आना, ये एक चिंताजनक बात है। और आपको मैं बता दूं, अभी वेस्टर्न यूक्रेन में जो 2 रीजन में रूस ने सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट के इलाके को जो आज उन्होंने मान्यता दी है, वहां पे भी उन्होंने अपने सैन्य दल लगाए और उसी चीज को अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज वो इन्वेजन या आक्रमण मान रहे हैं। इस वक्त रूस का पलड़ा सामरिक तौर से, मिलिट्री तौर से भारी है, क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि चारों तरफ से उसने यूक्रेन को घेर रखा है और रूस जरूर चाहेगा कि इस पत्ते का वो इस्तेमाल करे पूरे वर्ल्ड के सामने, खास करके अमेरिका और नेटो के सामने, कि वो रूस की बात को माने और उसके बाद ही रूस पूरी तरीके से अपने सैनिक को हटाएगा। लेकिन अभी जो लग रहा है कि ये एक लंबा खेल है। अनुराग, ये एक लंबा खेल है मेजर शाह, और यहां इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि भारत का इससे क्या लेना देना है, भारत किस तरफ है। भारत की कूटनीतिक चाल यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमेरिका को भी नाराज नहीं करना है, हमें रूस को भी नाराज नहीं करना है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि ब्राजील, चीन और भारत एक तरफ हैं। भारत के नजरिए से इस युद्ध को भारत कैसे देखेगा, कैसे डील करेगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है अनुराग जी। और मैं बड़ी गंगुली साहब जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, मैं उनकी कमांड में कंपनी कमांड रह चुका हूं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात उनके साथ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जी उनकी बात से मैं बहुत ही ज्यादा सहमत हूँ। ये पहली बात तो बहुत लंबा खेल है, ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि वैसे भी रूस ने 8 साल तकरीबन इंतजार करा है, 8 साल। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी वीडियो निकाला था फेसबुक पे कि 16 फरवरी की तारीख बताई थी कि जब रूस इन पे हमला करेगा, लेकिन इत्तेफाकन उस तारीख पे ही रशिया धीमे गति से वहां से ट्रूप विड्रॉ करने लग गया। ठीक है, अमेरिका ने यह भी कहा था कि 20 फरवरी से पहले जबकि बीजिंग ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाते हैं तब रूस हमला करेगा। अब आज 23 फरवरी हो गई है, अब जाके हम सुन रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, गर्मा गर्मी हो गई है। अब रूस ने क्या करा, अपने जितनी भी आर्मर्ड गाड़ियां हैं 2 दिन पहले सब पे Z साइन लगा दिया है ताकि फ्रेंडली फायर से एस्केप कर जाए। अक्सर अनवन तौर पे ऐसा होता है कि आप अपनी गाड़ी को आप मार सकते हो सकता है जंग में, अब वो अवॉइड करने के लिए। लेकिन मिलिट्री तरीके से देखा जाए, स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली, तो ये मुश्किल है, क्योंकि इतने दूर रेंज से आप डिटेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। पहली बात तो अब हिंदुस्तान की क्या इसमें स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। देखिए 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे, एम्बेसडर त्रिमूर्ति साहब हैं जो कि परमानेंट एनवॉय है, परमानेंट एम्बेसडर है यूएन के हिंदुस्तान से। इन्होंने कल बोला था कि भाई बिल्कुल दुरुस्त कहा था इन्होंने कि 20,000 स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा रशिया जो है हमारा एक बहुत ही बड़ा आर्म्स पार्टनर भी है। जो S-400 मिसाइल जो रशिया ने हमें दिए हैं वो बहुत ही कारगर हथियार है। अब देखिए अमेरिका के साथ मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका को ज्यादा जरूरत है अभी हिंदुस्तान की, बजाय कि मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान चाहता नहीं कि अमेरिका को नाराज करे, न वो बात नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि हिंदुस्तान जो है एक बैलेंस मेंटेन करके चलेगा, क्योंकि ना ही वो साइड नहीं ले पाएगा ब्लेटेंटली रशिया के, ना ही यूक्रेन का। अब जी हाँ, रही बात अमेरिका की, तो हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ अभी बड़े अच्छे ताल्लुकात है और नाराजगी की बात नहीं है इसमें, लेकिन वो चाहेगा कि अपने डिप्लोमेटिक टाइज, और हिंदुस्तान ने बोला भी है कि इसका तरीका, इसका हल केवल डिप्लोमेटिक टॉक से है, डिप्लोमेटिक टाइज से है। अब देखिए कल 11:30 बजे रात को हिंदुस्तान के एयर इंडिया 1946 जहाज 11 बजे 242 स्टूडेंट्स को लेकर आया था। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और इन्होंने हमारे हिंदुस्तान ने हर लिहाज से मेजर शाह भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी, अगर युद्ध नहीं होता है तब भी और युद्ध होता है तब भी। आप दोनों ही से मेरा निवेदन है कि बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जागते रहो। रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का ताजा बयान आया है। इसमें अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि रूस से लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़े सैन्य हमले की ओर, रूस को हमारा साफ संदेश।
अमेरिका ने कहा है सहयोगियों के साथ नेटो क्षेत्र की हम रक्षा करेंगे, ये हमारा वादा है नेटो देशों से। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका के प्रतिबंधों पर रूस का जवाब आया है। रूस ने प्रतिबंधों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अपरोक्ष तरीके से अमेरिका को रूस की ये धमकी आप कह सकते हैं, अमेरिका के लिए संवेदनशील हो सकता है मामला, ये रूस ने कहा है। जिस तरीके से रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए उस पर ये रूस की प्रतिक्रिया कि यह मामला अमेरिका के लिए संवेदनशील हो सकता है। रूस के साथ युद्ध और तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। यह भी आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा मैंने कई बार रूस को बातचीत का सुझाव दिया, रूस के राष्ट्रपति को बातचीत करना चाहिए था, रूस को ऐसे देशों में होना चाहिए जो सुरक्षा गारंटी देते हों। देखिए, अमेरिका और रूस के आमने सामने आ जाने से यूक्रेन के चारों तरफ महाविनाशक हथियारों का जमघट लग गया है। आइए अब समझते हैं कि सबसे खतरनाक हथियारों में कौन है, सबसे आगे रूस या फिर अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये आसानी से दुश्मनों की नजर से बच जाती है। अमेरिका के पास अगर मैहम सुपरसोनिक मिसाइल है तो फिर रूस के पास किजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब बात करते हैं तोप की। अगर अमेरिका के पास है घातक होवित्जर तोप तो फिर रूस के पास है 2S7 पियोन तोप। ये कम दूरी का परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये 203 mm के परमाणु बम से हमला करती है। ये 37 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसकी मार 37 किलोमीटर तक जाती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की। तो B-53 न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अमेरिका के पास है, तो रूस के पास है जॉर बॉम्ब। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसका धमाका होते ही फौरन 60 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और लाखों लोग चमड़ी और सांस की जुड़ी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था। यह गैर नाभिकीय बम है। ये 11 टन ऊर्जा पैदा करते हैं तो जमीन के 1000 फीट नीचे तक जा सकता है। अब अंदाजा लगाइए कि रूस के फादर ऑफ बॉम्ब का इसमें 44 टन ऊर्जा पैदा करने की ताकत है। यूएस नेवेदा सबमरीन को हाल ही में जापान के पास किसी अज्ञात ठिकाने पर लगाया गया है। तो रूस के पास है बेलगोरेड परमाणु सबमरीन। यह दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। यह सबमरीन पोसाइडन टारपीडो से लैस है जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। इस सबमरीन की लंबाई 604 फुट और वजन 14,700 टन। यह रूसी सबमरीन किसी भी जंग का नक्शा बदलने में सक्षम है। अमेरिका के पास ब्लैक नाइट टैंक है। इसकी रफ्तार 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यह अत्याधुनिक गन से लैस है। तो रूस की T-14 आर्माटा टैंक का कोई तोड़ नहीं है। यह रिमोट कंट्रोल से भी चलता है और बिना क्रू मेंबर्स के लक्ष्य पर सटीक निशाना भी साध सकता है। आर्माटा टैंक से 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग हो सकती है। आर्माटा टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस है। इसे लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर और छोटे ड्रोन का काल माना जा सकता है। उन्हें छोड़ता नहीं है अगर उसकी जद में आ जाए तो। अब हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर गौतम गांगुली हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हैं। मेजर अली शाह, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ये तैयारी तो बहुत जबरदस्त है। हमने अमेरिका की भी ताकत दिखा दी, हमने रूस की भी ताकत दिखा दी। इधर हमने अभी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यह भी बता दिया कि अमेरिका चाहता नहीं है कि रूस से झगड़ा हो, रूस से लड़ाई हो, लेकिन रूस कह रहा है कि अगर प्रतिबंध रहे अमेरिका की तरफ से तो फिर ये एक मामला संवेदनशील मामला हो सकता है अमेरिका के लिए। बिल्कुल। देखिए, यूएस ने, अमेरिका ने, बल्कि जो बाइडेन साहब बात करने वाले थे अभी दोबारा, इन्होंने तकरीबन 4-5 दिन पहले बात की थी। 62 मिनट्स की फोन कॉल थी रूस के राष्ट्रपति के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब दोबारा यूएन के व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया है कि जो बाइडेन साहब इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि कल ही इन्होंने 2 राष्ट्र को इंडिपेंडेंट राष्ट्र का करार दिया है। उससे सारे नेशन बिगड़ गए हैं। अब जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, यूके ने सैंक्शन लगाया, जापान ने भी, जो कि इतना दूर है, जापान ने भी सैंक्शन लगा दिए इन पे कि भाई ये तो 2 राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम इनको किसी को वीजा नहीं देंगे।
अब इनमें काफी हद तक हर कोई खिलाफ है, हर कोई नाराज है। अब जी हाँ, अब बात करते हैं कि भाई जहाँ पे यूएस और रशिया के बीच की जो तनाव अभी जो पैदा हो रहे हैं, यूएस ने बोला है कि हम इसमें यूक्रेन को कुछ होने देंगे और आगे बचाएंगे आगे इसको। अब इसमें ये भी है, रशिया तो चाहेगा कि यूक्रेन किसी भी कीमत पे किसी भी हालत में नेटो, जो कि 29 मेंबर कंट्रीज हैं, जो लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इसमें शामिल ना हो जाए किसी भी तरीके से। उसके काफी हद तक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे इसके। अब बात करते हैं कि भाई यूएस अल्टीमेटली जो बात नहीं करेगा रशिया से जब तक रशिया पीछे डीएस्केलेट ना कर जाए। देखते हैं कब तक रशिया ये ऐसा तनाव वहां पे मेंटेन रखता है। और बहुत ही मेरा ऐसा मानना था कि भाई फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई रशिया अंदर इन्वेड ना करे, अंदर जाए ना। अब ये तू में चल रहा है कि भाई रशिया कह रहा है कि भाई यूक्रेन ने भी कुछ जवाबी फायरिंग की और कुछ, मगर रशिया के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो वहां की जो एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया था और यूक्रेन के 2 सैनिक बॉर्डर पे मारे गए थे। अब रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने भी इन पे एक जवाबी कार्रवाई करी थी और 5-6 सैनिक घायल हो गए थे और ये तू में चलेगा। अभी ऐसा है कि बाकायदा प्रॉपर टाइप जंग ना बिछड़े, लेकिन तनाव वॉर लाइक सिचुएशन है और ये वॉर लाइक सिचुएशन रहेगी काफी हद तक। अगर रशिया विड्रॉ भी करता है, जैसे ब्रिगेडियर कर्नल गंगुली साहब ने बताया था कि ये काफी लंबा खेल चलने वाला है। अब अगर रशिया विड्रॉ भी करता है, लेकिन तनाव तो वहां पे फिर भी रहेगा। पहले ये था कि 1 लाख तक सैनिक तैनात हो गए, फिर 1,30,000 हुए, फिर 1.5 लाख हुए, ऐसे करके संख्या बढ़ी रही है। अब वो बॉर्डर पे जो बर्फ है वहां पे और बर्फीले के इलाके में ज्योग्राफिकली अगर उसको देखा जाए, टैक्टफुली या मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली आपको बता रहा हूं मैं, तो वहां पे आर्मर्ड रेजिमेंट, जो टैंक रेजिमेंट है, वो तो स्लिप मारेंगे, वो तो वहां पे ज्यादा लंबा वहां पे टिक नहीं पाएंगे। ब्रिगेडियर गांगुली जी, ब्रिगेडियर गांगुली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत चाहता है बातचीत से हल हो, रूस चाहता है कि प्रतिबंध हटा दिए जाएं, अमेरिका चाहता है कि युद्ध ना हो, यूक्रेन 2 धड़ों में बंट चुका है, चीन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में चीन की क्या भूमिका नजर आती है आपको? अनुराग, चीन की भूमिका को बोलने से पहले मैं आपके पिछले सवाल का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। देखिए, आपने अमेरिका और रूस की जो सैन्य शक्ति की आपने तुलना की है, यहाँ पे जो यूक्रेन और रशिया की सैन्य शक्ति अगर हम तुलना करते तो शायद यूक्रेन बहुत नीचे होता। लेकिन आप ये याद रखें कि यूक्रेन के पास कम सैन्य शक्ति होने के बावजूद करीब 3 लाख सैनिक ऐसे हैं जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर में ये लोग माहिर हैं और ये लोग दूसरे कंट्री से आए हैं वॉलंटियर होके कि हम यूक्रेन के लिए लड़ेंगे। याद रखिए, रशिया जब अफगानिस्तान में गया था तो उनके खिलाफ खड़े हुए थे अफगान और रशिया को अल्टीमेटली जाना पड़ा। वो एक्सपीरियंस रशिया के पास है और रशिया कभी भी दूसरे कंट्री में आके एक काउंटर इंसर्जेंसी लड़ने की वो अभी ना तो उसके पास उतने पैसे होंगे, ना ही उसके पास समय और इच्छा होगी। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अभी तक अमेरिकन हम कंपेयर जरूर कर रहे हैं लेकिन जमीन पे तो बहुत कम है। इसीलिए एक युद्ध अमेरिका और रूस के अंदर अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन ये लंबा खेल है। जैसे मैंने बताया, रूस भी जानता है कि वो अगर इन्वेड करता है तो यूक्रेन के अंदर उसके पास जो 3 लाख सैनिक है वो इस खेल को इतना लंबा कर देंगे कि रूस को बहुत नुकसान होगा। अब आपके सवाल पे आता हूं चीन का। अब पूरा नेटो जो है वो और अमेरिका एक तरफ है, रूस, चीन और पाकिस्तान, ये 3 एक कोठरी बना करके ये लोग इस समस्या को देख रहे हैं। और जहां तक चीन का है, देखिए चीन ने आज भी जो प्रतिबंध लगे हैं रूस के ऊपर, उसकी कड़ी निंदा की है। इसका मतलब चीन रूस को 100% सपोर्ट करेगा अगर कल कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो, और ये पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक। इसीलिए इसमें इस रीजन की जो शक्ति है हमारा भारत को बहुत ही कूटनीति के साथ इसको आगे चलना है। हमको हमारा इंटरेस्ट यानी आपका मानना है गांगुली जी कि अगर मौका आया तो चीन जो है वो रूस का समर्थन करेगा। मैं लौटूंगा आपके पास, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, यहाँ प्रतिबंधों की बात करना बहुत जरूरी है
रूस पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, कैसे दुनिया ने रूस की घेराबंदी की है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आइए समझाते हैं आपको। देखिए, रूस पर जो प्रतिबंध हैं वो हथियारों का पहरा है। अमेरिका ने 2 वित्तीय संस्थाओं VEB और रूसी मिलिट्री बैंक को बैन किया है। अमेरिका ने रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को इंटरनेशनल सिस्टम से हटा दिया है। अमेरिका रूस के उच्च वर्ग और उनके परिवारों को भी बैन करेगा। ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अरबपतियों पर यह पाबंदी थोप दी है। रोसिया, IS बैंक, जनरल बैंक और प्रोम्सव्याज बैंक और ब्लैक सी बैंक पर ब्रिटेन का बैन है। गेनेडी टिमचेंको, बोरिस रोटेनबर्ग और आइगर रोटेनबर्ग की संपत्ति को ब्रिटेन ने फ्रीज कर दिया है। जर्मनी ने रूस के साथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को शुरू करने की प्रक्रिया रोक दी है। रूसी बैंकों और यूरोपीय यूनियन के वित्तीय बाजारों तक पहुंच को भी बैन कर दिया गया है। ये प्रतिबंध हैं जिनसे रूस तिलमिलाया हुआ है। अब व्लादिमीर पुतिन की आपको कहानी बताते हैं। देखिए, 69 साल के हैं पुतिन। मार्शल आर्ट के खेल जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। अब ब्लैक बेल्ट में एक्सपर्ट होना उनका यहां तो काम नहीं आएगा। खैर, सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के लिए काम कर चुके हैं। 1991 में KGB छोड़ने के बाद उन्होंने रूस की राजनीति में कदम रखा। रूस के सबसे सफल राजनेता आप कह सकते हैं कि पुतिन रहे हैं। 7 मई 2012 को रूस के राष्ट्रपति पद पर ये आसीन हुए, काबिज हुए। 2018 के चुनाव में 75% से ज्यादा लोगों ने पुतिन को पसंद किया। रूस के संविधान में संशोधन करके ये शहंशाह बन गए। आपको बता दें, पुतिन के पास 9,641 अरब रुपए का सोने का भंडार है। पुतिन के पास 43 प्लेन हैं, 7,000 कारें हैं, खुफिया महल और एक प्राइवेट जेट्स के मालिक हैं पुतिन। आलोचकों के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर हैं पुतिन। 160 बिलियन पाउंड की दौलत के मालिक। जी हां, पुतिन के पास 7 अरब रुपए की एक सुपर याच है। वो 5 करोड़ रुपए की घड़ी पहनते हैं। 50 लाख रुपए का सोने का टॉयलेट यूज करते हैं। ब्लैक सी में 100 अरब का खुफिया आलीशान महल भी है पुतिन का। ये पुतिन की कहानी आपको हमने बताई। आर्थिक प्रतिबंध से कैसे निपटेगा ये देश, हमने इसलिए पुतिन की आपको एक इंट्रोडक्शन दी। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक प्रतिबंधों को रूस झेलेगा नहीं। साफ तौर पर उसने इसको यह भी कहा कि भाई ये मामला संवेदनशील हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रतिबंध जारी रहते हैं तो फिर क्या होगा? जी, अभी 1 मिनट पहले जब हम बात कर रहे थे, ये खबर आई है कि जो बाइडेन साहब ने अलाउ करा है, इन्होंने बोला है कि जो प्रतिबंधियां लगा रही हैं, जो रशिया पे जो गैस पाइपलाइन है, जो उस पे प्रतिबंधियां लगाने का इन्होंने नोट दे दिया है, जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 AG की जो पाइपलाइन है, जो कंपनी इस पे काम कर रही है, उस पे प्रतिबंधियां लगा दी हैं। अब देखिए, जो भी जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी, इनको कोई फंड्स नहीं मिलेगा वेस्ट से। ये लोग सब लोग इनके खिलाफ हैं। इनको वीजा में भी आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। और केवल जैसे कि गौतम गांगुली साहब ने दुरुस्त समझाया कि केवल चीन, रशिया और पाकिस्तान एक तरफ है, टर्की भी, जहां पे बल्कि एर्डोगन साहब से इनकी बात भी हुई थी, व्लादिमीर पुतिन साहब से। इन्होंने बताया एर्डोगन साहब को कि वो कितने निराश हुए ये देखे कि टर्की इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, और इनको पूरा यकीन था कि टर्की भी इनको सपोर्ट करेगी। अब देखिए, इनके जो इंटरनेट है, इन पे भी हमला हो रहा है, सर्वर्स पे। इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट, जो मिलिट्री डिफेंस की वेबसाइट्स हैं, इनकी जो बैंक्स की फाइनेंशियल वेबसाइट्स है, आपने बैंक्स की बात करी तो उन पे भी हमला हो रहा है। जैसे कि सन 2020 में 19 जून 2020 में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के सर्वर्स पे हमला किया था, साइबर वॉरफेयर जिसे कहते हैं। उसी तरीके से एक तरीके के ये अब तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेले थे, साइबर वॉरफेयर में भी आ गए। अब ये रूस जो है हर तरीके से फाइनेंशियली भी
जैसे कि आपको मैं मेरे पास शाह साहब समय कम है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ब्रिगेडियर गांगुली से और लेना चाहूंगा। गांगुली जी, आपने तो बता दिया कि चीन जो है वो रूस का साथ देगा, लेकिन भारत किसका साथ देगा? हमारा तो अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, रूस से भी अच्छा संबंध है, तो ऐसी स्थिति में अगर मामला बिगड़ता है तो भारत की क्या भूमिका होगी? मैंने आपको पहले ही बताया अनुराग कि ये खेल लंबा है। भारत अभी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा होने के बतौर, और हमारी जो बहुत पहले से हमारी ये नीति रही थी कि हम वर्ल्ड पावर के बीच के लड़ाई में हम कभी नहीं पड़ते हैं। कोल्ड वॉर के समय में भी यही हुआ था। अभी ये लड़ाई की शुरुआत है और इस वक्त हमने देखा, और ये बिल्कुल दुरुस्त शुरुआत है, जिसने भी रूस ने भी हमारे इस स्टांस की उन्होंने सराहना की है। लेकिन ये समय समय पे भारत की कूटनीति बदलेगी, क्योंकि ये सिचुएशन बदलेंगे, पावर इक्वेशंस बदलेंगे। अगर प्रतिबंध बढ़ते हैं तो रूस परेशान होगा। समय समय पर भारत की कूटनीति बदलेगी, ये एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि भारत हमेशा चाहेगा, जिस तरीके से कल भी रक्षा मंत्री का बयान आया था कि बातचीत से हल निकलना चाहिए, तो कम से कम भारत इस चीज का ध्यान रखेगा कि उसकी स्थिति ना अमेरिका के सामने खराब हो, न रूस के सामने खराब हो, बल्कि भारत की ये कोशिश रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कि स्थिति तीसरे विश्व युद्ध के मद्देनजर भी ना खराब हो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी इस पूरे हालात पर नजर रहेगी, रूस यूक्रेन विवाद पर, और जो युद्ध की आहट बन रही है उस पर भी खबर, और खबरों के पीछे की खबर आपको लगातार बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।